हेलो ईजान लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहानी का अगला पार्ट शुरू करते हैं। काफ़ी देर तक विचार विमर्श करने के बाद जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति की नज़र ईबो की तरफ गई तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो ये वही आदमी है जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। तुमने कहा था कि तुम इनके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। अपना जवाब ना मिल पाने से जान मन ही मन उदास हो गया, पर फिर भी उसने जवाब दिया, हाँ, ये वही आदमी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। उन्होंने फिर कहा, क्या ये तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखता है? जान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई भी आदमी मुझे इतना प्यार नहीं कर सकता जितना प्यार ये आदमी मुझे करता है। जान को मन ही मन ये एहसास हो रहा था कि ये बूढ़े अंकल मेरे साथ कुछ अजीब तरह से बर्ताव कर रहे हैं। जब से मैं इनसे मिला हूँ तब से ये मेरी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिर वो पिछले कुछ दिनों के बारे में सोचने लगा। जब से मैं इनसे मिला हूँ ये सिर्फ मेरी जान बचाने के बारे में ही बात करते रहते हैं। इसलिए कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं पता है, क्योंकि इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि जरूर इन्हें मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो पता है। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा कि अच्छी बात है, पर ये आदमी बहुत ही खतरनाक है, इसलिए तुम मेरे दोनों कुत्तों को अपने साथ ले जा सकते हो। ये दोनों किसी भी खतरे से तुम्हारी रक्षा करेंगे। देखते ही देखते वो दोनों कुत्ते ईबो की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगे। ये देखकर जान मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसने उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखकर कहा कि अभी के लिए आप आराम कीजिए, मैं फिर बाद में आपसे मिलने आऊंगा। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। जाते जाते फिर उसने बूढ़े व्यक्ति की तरफ मुड़कर कहा कि और हाँ, आप यहाँ से जाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा। जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, आप और ये दोनों कुत्ते मेरे साथ यहीं रहेंगे। पर जाते जाते जान ने कहा कि मैं इस बारे में और बहस नहीं करना चाहता। और हाँ, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं भी उतना ही खतरनाक हूँ जितना ये ईबो है। अगर आपने यहाँ के बारे में जानने का सोचा भी ना, तो मैं आपके हाथ पैर बांधकर यही इस कमरे में आपको कैद कर दूंगा। कमरे से बाहर आते ही ईबो ने जान से कहा कि तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लगा? मुझे तो उस बूढ़े व्यक्ति की बातों से कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानते हैं। जान ने ईबो की बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। जिस तरह से ये अंकल मेरी तरफ देखते हैं, मुझे कुछ अजीब सा ही महसूस होता है। उनकी नजरों में जरूर कोई तो बात है। ईबो ने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम्हें पता है, बेहोशी से जागने के बाद सबसे पहले उन्होंने तुम्हारे बारे में ही पूछा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें लेकर उनके मन में किसी तरह या किसी बात की चिंता थी। और मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये जो कुछ भी है वो कोई बनी बनाई बातें नहीं है। ये सब उनके अंदर पहले से ही है। और तुम्हें ये बात भी जाननी चाहिए कि जिस बंदूक से तुम आत्महत्या करने वाले थे, उस बंदूक में एक गोली कम इन्होंने ही डाली थी। ये सुनकर जान चौंक गया और उसने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो? ईबो ने कहा, जब इनका इलाज चल रहा था तो नर्स को इनकी जेब से एक गोली मिली थी और हाइक्यून ने वो गोली मुझे दी। जब मैंने तुम्हारी बंदूक को देखा और जांच की तो मुझे एहसास हुआ कि ये गोली तुम्हारी ही बंदूक की थी। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि तुमसे गोली गिरने में कोई गलती हुई थी, बल्कि सारा हेरफेर इस बूढ़े व्यक्ति ने किया था। जान ने कहा, पर ईबो, कोई मेरे लिए इतना सब कुछ आखिर क्यों करना चाहता है? ईबो ने कहा, जहाँ तक मुझे लगता है ये आदमी तुम्हें पहले से ही जानता है। अगर तुम याद करने की कोशिश करो तो शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। इस आदमी की कोई ना कोई बात ऐसी हो जो तुम्हें किसी और आदमी की याद दिलाए।
जिसे तुम पहले से जानते थे। इतना सुनते ही जान ईबो को इस तरह से देखने लगा जैसे उसे कोई छुपी हुई बात पता चल गई हो। जान ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे इस आदमी के बारे में और जानकारी चाहिए। क्या तुम ऐसे किसी को जानते हो जो इनके बारे में और ज़्यादा पता लगा सके? जहाँ पर हमारी गाड़ी क्रैश हुई थी वहाँ से करीब 5 किलोमीटर आगे एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है और वही झोपड़ी इनका घर है। मैं एक रात के लिए वहाँ पर रुका था और शायद वहाँ से हमें इनके बारे में कुछ ऐसा पता लग जाए जो हमें जानना जरूरी है। इतना कहते ही जान ने उस बूढ़े व्यक्ति के घर की लोकेशन ईबो को भेज दी। तभी जोचिंग वहाँ आ गया और उसने कहा कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही अपने आदमियों को इस काम में लगा दिया है। इस लोकेशन से उन्हें और मदद मिलेगी, इसलिए तुम ये लोकेशन मेरे फोन पे भेज दो। वैसे तो जोचेंग को देखकर किसी को भी डर लग सकता था, पर पता नहीं क्यों जान उसे देखकर हमेशा से सहज महसूस करता था। और ये बात भी सही थी कि जोचेंग जान को कभी भी अपने अंडरवर्ल्ड के काम के लिए इस्तेमाल नहीं करता था, पर ये बात जरूर थी कि वो जान को कभी कभी कुछ सिखाने के लिए कुछ खतरनाक कदम जरूर उठाता था। उसे अच्छी तरह से याद है जब वो काफी समय से जान को बंदूक चलाना सिखा रहा था। अचानक एक दिन उसी को टेस्ट करने के लिए वो जान को अपने साथ लेकर एक मिशन पर चला गया। जान को ये बात मालूम नहीं थी। वो गाड़ी से कहीं पर जा रहे थे, तभी अचानक गाड़ी एक सुनसान बिल्डिंग के पास जाकर रुक गई। जोचंग अकेले ही उस बिल्डिंग के अंदर चला गया और जान बाहर गाड़ी में बैठकर ही उसका इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद जोचंग की तरफ से जान को एक मैसेज आया कि मैं खतरे में हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जान ने देखा कि गाड़ी के अंदर एक बंदूक रखी थी। बिना कुछ सोचे समझे ही बंदूक लेकर वो बिल्डिंग के अंदर चला गया। अंदर आते ही जान ने देखा कि जोचेंग को करीब 10 लोगों ने घेर रखा था और उनके हाथों में अलग अलग तरह की बंदूकें थी और उनके पीछे जोचेंग चुपचाप खड़ा हुआ था। तभी जान ने देखा कि उनमें से एक आदमी चाकू लेकर जोचेंग की तरफ बढ़ रहा है। तभी एक गोली चलने की आवाज आई और वो आदमी वहीं जमीन पर ढेर हो गया। बिल्डिंग में बहुत अंधेरा था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि गोली किसने चलाई है और कहां से चली है। सब एक दूसरे को देखने लगे। असल में जान छुपकर उन लोगों पर निगरानी रख रहा था। जैसे ही कोई आदमी जोचेंग की तरफ बढ़ने की कोशिश करता तो जान उसे वहीं ढेर कर देता। अब तो डर के मारे कोई भी जोचेंग की तरफ बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा था और वहीं जोचेंग मन ही मन आश्चर्यचकित हो रहा था कि आखिर ये लड़का कहाँ पर छुपा हुआ है। सारे आदमी इधर उधर फैलकर उस अनजान आदमी को ढूंढने की कोशिश करने लगे जो उनके ऊपर गोलियां चला रहा था। जान एक एक करके सभी आदमियों को अपने रास्ते से हटा रहा था कि तभी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ गए और बाकी बचे आदमियों का तुरंत सफाया कर दिया। जान को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जोचेंग खड़ा खड़ा मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वो जान के पास आया और उसका सिर थपथपाने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, पर अगली बार मुझे इससे भी बेहतर रिजल्ट चाहिए। बाकी सब तो ठीक है, पर अभी भी तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। ये पहली बार था जब जान को किसी को मारने के बाद डर नहीं लगा था। धीरे धीरे उसके मन से डर खत्म हो रहा था। उसे ये बात समझ में आ गई कि जोचेंग ये देखने की कोशिश कर रहा है कि वो टाइम आने पर गोली चला सकता है या नहीं। इसके बाद जान अपने आप को बहुत मजबूत बनाने लगा था और देखते ही देखते उसके मन से डर बिल्कुल खत्म हो गया था। अब तो उसके मन में डर तभी आता था जब कोई उसका जानने वाला खतरे में होता था। अभी कुछ दिनों पहले जब वो इवो को ढूंढ नहीं पा रहा था, जब पहली बार काफी टाइम बाद उसे डर महसूस हो रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा कि कभी कभी डर का होना भी अच्छा होता है। इससे कम से कम ये भी तो पता चलता है कि मैं भी एक इंसान हूँ। जन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी जोचेंग ने उसके कान खींचते हुए कहा कि
अब तुम किन ख्यालों में खोए हुए हो? अब जल्दी से उस लोकेशन के बारे में जानकारी दो और वो लोकेशन मेरे फ़ोन पे भेजो। जोचेंग के कान खींचने से जान अचानक ही अपने ख्यालों से बाहर आ गया और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। ये देखकर ईबो को भी गुस्सा आ गया। वो जान के कानों को सहलाने लगा और उसने कहा कि तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? ये जानकारी तुम्हें आराम से भी मिल सकती है, तुम आराम से भी उससे पूछ सकते हो। इसके लिए तुम्हें उसे चोट पहुंचाने की क्या जरूरत है? जोचेंग ने ईबो की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, पर तभी अचानक उसने देखा कि जान की गर्दन के ऊपर एक निशान बना हुआ था। उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि दोनों ने इस तरह के कपड़े पहन रखे थे कि कोई भी उनकी गर्दन को ठीक तरह से देख ना पाए। वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर बात क्या है, क्योंकि जोचेंग इतना तो जानता था कि जान गले तक कपड़े पहनना पसंद नहीं करता। फिर आज ऐसी कौन सी बात हो गई कि उसे आज ये सब करना पड़ रहा है? पर अचानक ही उसे ये समझते देर नहीं लगी कि जान की गर्दन पे किस तरह के निशान हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं ईबो जिम्मेदार था। जान ने जब देखा कि जोचेंग उसे और ईबो को घूर रहा है तो उसने ईबो से कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जोचेंग कभी भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। ईबो ने धीरे से जान के कानों में कहा, पर अभी अभी वो तुम्हारे कान खींच रहा था। जोचेंग ने बीच में ही कहा, ईबो तुम्हें जान की बातों पर ध्यान देना चाहिए। ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर तुम जान से दूर रहो तो ज्यादा अच्छा है। जोचेंग ने उसे पलट कर जवाब दिया, अगर तुम भी इससे दूर रहो तो ये और भी ज्यादा बेहतर है। अचानक ही दोनों ने जान को अपने बीच से अलग कर दिया। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। जान चुपचाप खड़ा होकर दोनों की बातें सुन रहा था, पर ये बात तो पक्की थी कि दोनों ही जान की फिक्र करते हैं और वहीं दूसरी तरफ दोनों एक दूसरे से नफरत भी करते हैं। पर अच्छी बात ये थी कि दोनों अभी भी एक दूसरे से सिर्फ शब्दों से ही लड़ रहे थे, इसलिए ये जान के लिए ज्यादा चिंता वाली बात नहीं थी। ईबो को जोचेंग की इस बात से जलन होती थी कि जब जान अपनी मुश्किल घड़ी में था तब जोचेंग उसके साथ था। इसलिए ईबो को कहीं ना कहीं ये लगता है कि जोचेंग के मन में जान को लेकर प्यार है। वहीं दूसरी तरफ पता नहीं क्यों जोचेंग जब भी ईबो को जान के करीब देखता है तो उसे चिंता होने लगती है। उसने ये तो देखा है कि ईबो जान का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, पर क्या ये बात सच है या फिर हो सकता है वो किसी तरह के नाटक करने की कोशिश कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि 7 साल पहले जान के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें ईबो का ही हाथ हो, इसलिए वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। तभी ईबो ने गुस्से में जोचेंग से कहा कि मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि जान अब मेरा पति है, इसलिए तुम हम दोनों के बीच दखल देने की कोशिश मत करना। जोचेंग ने गुस्से में कहा, 7 साल पहले तुम कहाँ थे जब इसके साथ बुरा बर्ताव हो रहा था? इससे पहले कि वो आगे कुछ और कहता, जान ने चिल्लाकर उससे कहा कि जोचेंग, मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि मैं कभी भी आपसे आपकी मंगेतर की मौत के बारे में बात नहीं करूंगा, और आप भी 7 साल पहले वाली उस रात के बारे में कभी भी कोई बात नहीं करेंगे। फिर जान ने दोनों को धक्का देकर एक दूसरे से अलग कर दिया और कहा कि अगर आप लोगों को इतना ही लड़ने का शौक है तो एक मर्द की तरह लड़ाई करो, सिर्फ बातों से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। और तुम दोनों तो एक दूसरे से ऐसे झगड़ रहे हो जैसे कोई पति पत्नी झगड़ते हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि तुम दोनों में से पति कौन है पत्नी कौन है? जान की ये बात सुनकर दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और फिर दोनों ने एक साथ कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? जान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ। तुम दोनों इस तरह से लड़ाई करते हो कि कोई भी देखेगा ना तो यही सोचेगा। मैं काफी समय से यही देखता आ रहा हूँ कि तुम जहाँ देखो वहीं शुरू हो जाते हो, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं ये बात दोबारा नहीं कहने वाला हूँ। फिर जान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा कि
तुम मेरे पति हो और तुम वही आदमी हो जिससे मैं प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगा। इसलिए तुम्हें इसके अलावा कुछ भी और सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हम एक कॉफी शॉप में मिले थे और आज बात यहाँ तक पहुँच गई है कि हम एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने वाले हैं। इतना सब कुछ रातों रात में तो नहीं हो जाता है ना। फिर वो जोचेन की तरफ मुड़ा और कहा, मैं आपको भी सालों से जानता हूँ। आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आज जो कुछ भी मैं हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ। इसलिए ये रिश्ता खराब करने की कोशिश मत कीजिएगा और तुम दोनों मुझे इस बात के लिए फोर्स मत करो कि मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चुनना है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम दोनों एक दूसरे से बेहतर तरीके से पेश आओ और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो यहाँ से खुशी खुशी चले जाओ। मैं अकेले ही सब कुछ करने को तैयार हूँ, क्योंकि तुम दोनों अगर इसी तरह बच्चों की जैसे बिहेव करते रहोगे तो खतरा और भी बढ़ जाएगा। जान की बात सुनकर इबो ने कहा, एक्सक्यूज मी, मैं बच्चों की तरह बिहेव नहीं करता हूँ, ओके। चोचंग ने भी पीछे से जवाब दिया, और मैं बच्चा कब से हो गया। और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से फिर से बहस करने लगे और इस बार तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लिया। अचानक फिर से जान उन दोनों के बीच में आ गया और उनको चिल्लाते हुए कहा कि अगर तुम दोनों के शरीर पर एक भी खरोच का निशान आ गया ना, तो ना ही मैं तुम्हें इस देश से बाहर निकलवा दूंगा, बल्कि तुम दोनों से कभी भी बात नहीं करूंगा। और अगर तुम अभी भी आपस में झगड़ना चाहते हो तो तुम लोगों की मर्जी। इतना कहकर जान वहां से जाने लगा। उसे वहां से जाता देख इबू ने पूछा, अरे अब तुम कहाँ जा रहे हो। जान ने जवाब दिया, मैं उस कैंप की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर सभी लोग ठहरे हुए हैं। मुझे उन लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर तुम दोनों मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना। तुम दोनों यहीं रहकर आपस में एक दूसरे से लड़ाई करो। इतना कहकर जान वहां से चला गया। जोमिन, डेंगलुंग और चेंगी पहले से ही जान का वहां पर इंतजार कर रहे थे। वो वहां पर जैसे ही पहुंचा वो तीनों उठकर खड़े हो गए और कहा, गुड मॉर्निंग बॉस। जान ने भी जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। उसने देखा कि वहां पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। उसे ये समझ से देर नहीं लगी कि जरूर कंपनी का कोई मामला है। इसलिए उसने उन लोगों से कहा कि तुम लोगों के पास 5 मिनट का टाइम है, इसलिए तुम लोग जल्दी से शुरू हो जाओ। मिंग ने कहा, लियांग होंग के बेटे, लियांग चैंग की सेक्रेटरी हमें बार बार फोन कर रही है और पूछ रही है कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट हमसे मिलने कब आ रहे हैं। सिंगापुर में ये खबर फैल चुकी है कि प्रेसिडेंट बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। मुझे लगता है कि किसी से ये जानकारी लीक हो गई है। जान ने कहा, तुम लोगों को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये अफवाह मैंने ही फैलाई है और अगली बार जब भी उन लोगों का फोन तुम्हारे पास आए तो तुम उन लोगों से कह देना कि हमारे प्रेसिडेंट किसी भी अरे गहरे आदमी से नहीं मिलते हैं और मुझे अच्छे से पता है कि तुम ये कर सकती हो और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। मैं मुस्कुराने लगी और उसने कहा, थैंक यू बॉस। ठीक है, मैं फिर अभी से ही काम पे लग जाती हूँ। तभी डेंगलू ने कुछ डॉक्यूमेंट्स जान को दिए और कहा कि ये बांग ग्रुप और लियांगोंग के बीच चल रहे कोर्ट केस की रिपोर्ट है सर। इसे देखकर तो यही लग रहा है कि वो ये केस आसानी से हार जाएगा। अगर आप कहे तो हम उसके ऊपर दूसरा केस भी दर्ज कर सकते हैं, जिसके लिए मैं अभी तक तैयारी कर रहा था। चांद ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, अभी उसका सही टाइम नहीं आया है। पहले मैं उन लोगों को सभी के सामने जलील करूंगा, फिर उनका सब कुछ उनसे छीन लूंगा, फिर हम लोग ये केस दाखिल करेंगे, फिर उनकी सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ में होगी। जान की बात सुनकर टेंगलून मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसने कहा, हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपके आदेश का इंतजार करूंगा। जान ने कहा, मुझे अभी यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए और रुकना है, इसलिए तुम मिंग के साथ शहर के साउथ साइड में चले जाओ और लियांग खानदान के सभी लोगों पर नजर रखना कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को बिल्कुल भी पता चले कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इतना कहकर जान मिंग की तरफ मुड़ा और उसने कहा कि मेरा मास्क कहाँ है। मिंग ने तुरंत मास्क निकालकर जान को पहना दिया।
फिर जान ने चेंगी से कहा कि चलो चलते हैं। जैसे ही जान चेंगी के साथ बिल्डिंग से बाहर आया तो वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी। वो जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचा तो ईबो दौड़कर वहाँ पर आ गया और उसके लिए दरवाजा खोलने लगा। जान ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराने लगा और उसने कहा, ठीक है, मैं जोचंग के साथ लड़ाई नहीं करूँगा। जोचंग भी पीछे से आ गया और उसने कहा कि मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ। जान उन दोनों की तरफ देखने लगा और उसने कहा कि क्या तुम दोनों सच कह रहे हो? एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे दो फेवरेट लोग आपस में किसी भी तरह से लड़ाई करें। दोनों ने हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उसके बाद ईबो जान की कार में बैठने में मदद करने लगा। चेंगी गाड़ी चला रहा था तो जोचेंग उसकी बगल वाली सीट पे बैठ गया तो ईबो पीछे जाकर जान के साथ बैठ गया। तभी ईबो ने पूछा, हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? पहले मैं तुम्हारी बात सही से सुन नहीं पाया था। जान ने चेंगी से गाड़ी चलाते रहने को कहा और फिर वो ईबो की आंखों में देखने लगा। उसने कहा कि हम लोग उस कैंप में जा रहे हैं जहाँ पर बाकी लोगों को रखा गया है। पर क्यों? जान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो मैंने शाओमिन अंकल को ढूंढ लिया है। सुनते ही ईबो चौंक गया और इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, जान उससे उसका मोबाइल मांगने लगा। जैसे ही वो से उसे मोबाइल मिला वो उस पर वो वीडियो चलाने लगा जिसे कल हाईक्यून ने उसे भेजा था। फिर उसने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस वीडियो में एक आदमी देख रहे हो जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, क्या तुम्हें वो आदमी दिख रहा है? इबो ने कहा, हाँ, वही शाओमिन अंकल है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। अब शायद मुझे उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे जिन्हें मैं सालों से ढूंढ रहा हूँ। करीब 7 साल बाद उनसे मिल रहा हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि उनके पास उस आदमी के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर होगी जो मुझे बचपन में यहाँ लेकर आया था। और लियांग होंग के बारे में भी उनके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी। जब मैं यहाँ से भागा था तो उसके बाद क्या हुआ था, कैसे उन लोगों ने मुझे ढूंढ निकाला था। जोचेंग भी वीडियो देखने लगा और उसने कहा कि क्या तुम श्योर हो कि ये आदमी वही ड्राइवर है जिसे तुम ढूंढ रहे हो? वीडियो में वो आदमी बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। उसके आसपास के लोग नाच रहे थे पर वो उदास लग रहा था। उनका चेहरा सोना सोना लग रहा था और आश्चर्य की बात ये थी कि उन्होंने अपने हाथों में एक खिलौना लिया हुआ था। वो इस तरह सहला रहे थे जैसे वो कोई छोटी बच्ची थी। दाढ़ी के साथ साथ उनके बाल भी लंबे थे और उनके चेहरे और हाथों पर जगह जगह पर कट के निशान लगे हुए थे। वीडियो में ये भी दिखाया दे रहा था कि उनकी एक आंख में कोई प्रॉब्लम है। जान ने कहा, हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि यही शाओविन अंकल है। आखिर वो उन्हें कैसे नहीं पहचानता? करीब 16 साल तक उन्होंने ही तो उसे पाला था। अगर वो वहाँ पर नहीं होते तो वो कब का ही लियांगहोंग के चंगुल में फंस जाता। समय समय पर वही उसे बचाया करते थे, इसलिए उन्हें देखते ही जान उन्हें पहचान गया था। जान ने खुश होते हुए कहा कि इबो, आज मैं बहुत खुश हूँ। जैसे ही शाओविन अंकल मुझे देखेंगे वो मुझे तुरंत गले से लगा लेंगे। चोचेंग को ये देखकर कुछ अजीब लग रहा था। ये पहली बार था जब जान इतना खुश नजर आ रहा था। आज तक कभी भी उसने उसके और मिस्टर योहान के सामने ऐसा बर्ताव नहीं किया था। पर इस ड्राइवर से मिलने के लिए वो इतना खुश क्यों है? जब वो अपने नाना जी से मिला था तब भी वो काफी सहज था। इसका मतलब तो यही है कि उस ड्राइवर ने इसके लिए पहले बहुत कुछ किया होगा। उसे मिलकर ही पता चलेगा कि इसके साथ बचपन में क्या क्या हुआ था। तो चैंग ने मिस्टर योहान से वादा किया था कि वो किसी भी तरह या कुछ भी करके शिदाओशी बुआ को ढूंढ कर लाएगा। पर शिदाओशी को ढूंढने के लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि आखिर जान सिंगापुर कैसे पहुंचा था। और अगर कोई इसके बारे में बता सकता है तो वो शाओविन अंकल ही है। वो काफी सालों से लियांग खानदान के लिए काम कर रहे थे और जब लियांग शोन ने जान को गोद लिया था तब भी वो उन्हीं के साथ काम करते थे। इसलिए चोचेंग मन ही मन सोचने लगा कि मुझे इस ड्राइवर के साथ अकेले में बात करनी होगी। जान से सीधे सीधे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि जान अपने
बचपन के बारे में सोचकर उदास हो जाता है और बार बार वो जान के मन में उस दर्द को नहीं जगाना चाहता था। इसलिए वो मन ही मन सोचने लगा कि उसे आगे क्या करना है। से तो उसने अपने आदमियों को पहले ही इस काम के लिए लगा दिया था कि वो सब लोग जाकर पता करे कि उस रात आखिर हुआ क्या था। जब जान इस देश में पहुंचा था, उस समय सिर्फ वो 1 साल का था, इसलिए इस बात का पता लगाना इतना आसान नहीं था। जान की खुशी को देखकर जोचंग मन ही मन सोचने लगा कि शायद इस लड़के को जो प्यार अपने माँ बाप से मिलना चाहिए था, वो प्यार शायद उस ड्राइवर अंकल ने इसे दिया था। वो जान के बचपन के बारे में सोचकर मन ही मन उदास होने लगा था। वो मन ही मन इस बात के लिए भी उदास हो रहा था कि कहीं न कहीं इस बात के लिए उसके घर वाले भी जिम्मेदार हैं। आज इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।